नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। रायपुर को अनलॉक करने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा के बाद जिला प्रशासन अब व्यापारियों से अलग अलग चर्चा करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर में लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव होगा और लगभग सभी प्रकार के दुकानों को छूट दी जाएगी। हालांकि दुकानों के खोलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही रहेगा। जिला प्रशासन स्थापित बाजार और मार्केट को खोलने की अनुमति शायद न दे, लेकिन व्यापारी इस पर अड़े हुए हैं कि सभी मार्केट खुलने चाहिए। वहीं बिलासपुर जिले में लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मंडियां और थोक फुटकर दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन गोदाम मंडी में लोडिंग अनलोडिंग सुबह 4 से 10 बजे तक होगी। तो मंडियां और थोक फुटकर बाजार बंद रहेंगे। गोदाम मंडी में लोडिंग अनलोडिंग सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक की जाएगी। फल सब्जी की होम डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक की होगी। इसी तरह मोहल्ले की एकल किराना दुकान शाम 4 बजे तक खुलेंगी, यानी कि पूरा मार्केट नहीं खुलेगा। स्थापित बाजार, मॉल और सुपरमार्केट नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी हो पाएगी और दूध वितरण सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक हो सकेगा। इसी तरह जशपुर की बात करते हैं। जशपुर जिले में 23 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। यहां पर कलेक्टर महादेव कावरे ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। सरगुजा में भी कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत मिले हैं, यानी लगभग सभी जगह पर लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति है। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो सरगुजा जिले में 15 मई तक के लिए इस वक्त लॉकडाउन लागू किया गया है, अब बढ़ाया जाएगा। 16 मई से धमतरी में सभी दुकानें खुलेंगी। धमतरी का अपडेट आपको बता रहे, 16 मई से सभी दुकानें खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी, यानी धमतरी अनलॉक हो जाएगा 16 मई से। दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा, इसलिए के निर्देश जारी किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल की सुविधा ही उपलब्ध होगी। की अवधि 15 तारीख को समाप्त हो रही है, जो कि लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो गया था और हालांकि ज़िले में अभी भी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी है। व्यापारी लोगों ने ये सुझाव दिया है कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी और जितने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे हैं वहाँ पर होम डिलीवरी या वहाँ से पैकिंग करके सुविधा दिया जाएगा, बैठा के वहाँ नहीं खिलाया जाएगा। समय सीमा है 15 तारीख के रात्रि 12 बजे तक का है। उससे पहले ही हम लोग अभी जो केसेस पिछले कुछ दिनों में आए हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। रिव्यू करके जल्दी ही उसमें कुछ जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्या मेजर लिए जाने हैं उसको जल्दी हम लोग घोषणा कर देंगे। बढ़ते आगे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ का कांग्रेस ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसके विरोध में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि वो चाहते हैं कि मदद का सिलसिला रुक जाए। क्या कराहने की आवाजें उन्हें ऊर्जा देती हैं? वहीं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने लिखा कि युवा कांग्रेस के बहादुर और प्रतिबद्ध सदस्य देश भर के लोगों के साथ इस महामारी के बीच खड़े हुए हैं। अपने स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालकर उन्होंने हर कीमती जीवन को बचाने के लिए प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोग सम्मान के हकदार हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से राहत सामग्री को स्टोर करने और बांटने के आरोप में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास, दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से जवाब मांगा है। तो प्रतिक्रिया दी है प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने। सीएम भूपेश बघेल समेत स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी इसे लेकर
अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है इस मामले में। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं मदद का सिलसिला रुक जाए। तो भारतीय युवा कांग्रेस तो वो चाहते हैं कि मदद का सिलसिला रुक जाए। भारतीय युवा कांग्रेस के बहादुर और प्रतिबद्ध सदस्य देश भर में इस महामारी में मदद कर रहे लोगों की, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसका विरोध करते हैं। कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया पर राजस्थान और दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी सवाल उठाया है और इसके बाद से राज्य के कांग्रेस और भाजपा नेता के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हम ग्लोबल टेंडर किए हैं उसका अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार को एक एजेंसी से ग्लोबल टेंडर करना चाहिए, जिसके बाद राज्यों से वैक्सीन का भुगतान केंद्र सरकार ले ले। उन्होंने कहा कि अगर राज्य ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया पर जाएंगे तो वैक्सीन की दर को लेकर राज्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं भाजपा सांसद संतोष पांडे का कहना है कि कोरोना से निपटने में कांग्रेस शासित राज्य केंद्र सरकार की मदद नहीं कर रहे हैं। केंद्र से हमेशा अधिकार की बात करते हैं और जब अधिकार मिलता है तो पीछे हटने लगते हैं। सांसद पांडे का कहना है कि केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन खरीदी पर फ्री हैंड दे दिया है और इस पर इन्हें आपत्ति हो रही है। आम राय यही आ रही है कि टेंडर भी अगर ग्लोबल करना है तो देश में एक एजेंसी को करना चाहिए, वरना सारे राज्य एक कंपटीशन में लग जाएंगे, सबके रेट अलग आएंगे, एक सामान का कोई किसी रेट में लेगा, दूसरा किसी रेट में लेगा। तो केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राज्यों को फिर वो हस्तांतरित करे। अपनी असफलता का आरोप केंद्र पर मढ़ते हैं। कांग्रेस सरकारों ने पहले लॉकडाउन करने का अधिकार मांगा और आज वैक्सीन का उन्होंने अधिकार मांगा। अब जब दोनों अधिकार उनको दे दिए गए तो राज्य सरकार बगैर राजनीति के कोरोना संक्रमण कम करने के मुद्दे पर काम करे। संक्रमण के दौर में तो अब राजनीति ना करें। वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र में मुख्यमंत्री की फोटो लगाए जाने पर भाजपा के सांसद सुनील सोनी ने सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की फोटो के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए सबसे अधिक सेस वसूलने वाले आबकारी मंत्री कवासी लखमा की फोटो भी लगनी चाहिए। सोनी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी ना हो, इसके लिए आबकारी मंत्री ने शराब की हर बोतल पर 20 रुपए सेस वसूला है। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में मुख्यमंत्री के साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भी फोटो होनी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि जब प्रधानमंत्री की फोटो लग सकती है तो 18+ के लिए मुफ्त टीका उपलब्ध कराने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो क्यों नहीं लग सकती? इसमें भाजपा नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है? भाजपा नेता वैक्सीन को लेकर राजनीति बंद करें। केवल ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं और ये आज समझ में आ रहा है कि केवल फोटो की राजनीति के लिए इनका एडवांस नहीं गया था। और मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि जिस आबकारी विभाग से सबसे ज़्यादा पैसा जो है 20 रुपये बोतल के हिसाब से मिल रहा है, तो उस ऐप के अंदर में कवासी लखमा जी का भी फोटो होना चाहिए। ये हम जनप्रतिनिधियों का फैसला है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी फोटो इसमें लगना चाहिए। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का फोटो पूरी देश दुनिया में लग रहा है, उसका तो विरोध हम लोग, उसके बारे में तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में एपीएल और फ्रंट लाइन वर्कर्स को आज दूसरे दिन भी टीका नहीं लग सका और इस वर्ग के लिए टीके का कोटा खत्म हो जाने के चलते इनका टीकाकरण रोक दिया गया है। इनके लिए टीका कब आएगा और कब से टीकाकरण शुरू होगा, इस पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। रायपुर के नोडल अधिकारी के मुताबिक अब तक इन वर्गों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन अरेंज नहीं हो सकी है। आसपास के जिलों से भी एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हो पाया है। जब तक राज्य को नई खेप नहीं मिल जाती तब तक इन वर्गों को टीका लगना मुश्किल है। वहीं राज्य टीकाकरण अधिकारी ने भी इस संबंध में अनिश्चितता जताई।
विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर राज्य में छिड़े सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा है कि केवल राजनीति करने के लिए कांग्रेस इस बात को उठाने का प्रयास कर रही है, जबकि पार्लियामेंट भवन की जो योजना जब यूपीए की सरकार थी और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थीं, उसी समय इस बात को रेखांकित किया गया था कि अब समय की आवश्यकता है और समय आ गया है कि एक नया भवन यहां पर बनना चाहिए। और इसी बात को लेकर जब एनडीए की सरकार बनी तब पीएम मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। वास्तव में ये प्रोजेक्ट उसी समय की आवश्यकता पर बल देकर शुरू किया गया था, लेकिन आज इस पर कांग्रेस का आपत्ति जताना और बात करना केवल राजनीति करने का प्रयास है। चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, अपने पीठ थपथपा रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। आज गांव में जाकर के जरूरत है कि लोगों का परीक्षण कराए, और परीक्षण कराएंगे तो जो तादाद बता रही है इससे 4 गुना तादाद में आपके केस आएंगे। लेकिन पता नहीं सरकार इसको क्यों छुपाना चाह रही है। मौत के आंकड़े को भी सरकार छुपाना चाह रही है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के भुगतान पर तकनीकी दिक्कत आ गई, जिसके कारण राज्य के लाखों अनुसूचित जाति और जनजाति के मनरेगा मजदूरों का भुगतान रुक गया है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य शासन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजा है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि इसकी शिकायत कुछ दिनों से मिल रही थी। भारत सरकार की ओर से नई भुगतान प्रक्रिया को लागू करने के बाद एसटी और एससी वर्ग के मजदूरों को भुगतान न होने की समस्या 1 अप्रैल से आ रही है। राज्य शासन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर सभी वर्ग के मजदूरों के भुगतान में एकरूपता लाने की बात कही है। पत्र में ये जानकारी दी गई है कि मनरेगा के तहत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए FTO जारी किया गया था। इनमें से केवल अन्य वर्ग को ही भुगतान हो पा रहा है, और विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मद के लिए खुले खातों को PFMS में मैपिंग का काम चल रहा है, इसलिए राशि प्राप्त होने के बाद भी क्रेडिट नहीं हो पा रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ने लगे हैं। एक जानकारी के मुताबिक अब तक राज्य में ब्लैक फंगस के 24 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 15 एम्स, 2 दुर्ग, 2 भिलाई और 5 निजी अस्पताल के हैं। इसमें से 1 की मौत भी हो चुकी है। डायरेक्टर एपिडेमिक कंट्रोलर डॉक्टर सुभाष मिश्रा के मुताबिक इस बीमारी से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना जैसी फैलने वाली बीमारी नहीं है। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक ये बीमारी उन मरीजों में ज्यादा आ रही है जो डायबिटीज के मरीज हैं और कोविड संक्रमित हुए हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसका इलाज है और प्रदेश के सभी जिलों में इसकी जांच की सुविधा है। सरकार की ओर से इस बीमारी के इलाज के लिए एक वार्ड बनाने की तैयारी है। साथ ही सभी जरूरी दवाइयों को लोकल परचेज से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। की संख्या अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये बीमारी पहले भी होती थी, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मरीज को ये बीमारी हुई है उनके उपचार की व्यवस्था करना चाहिए, जो शासन ने कर दी है। अभी मेडिकल कॉलेज रायपुर में 2 केस भर्ती हैं, है ना। दुर्ग में 2 केस की जानकारी मिली है। निजी क्षेत्र में 5 का है और कुछ केसेस एम्स में है। लगभग 20 से 25 केस होने का अंदाज है, जो लगभग संख्या, और ऐसा अनुमान है कि लगभग इतने ही मरीज और आएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस इन दिनों इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि कहीं नक्सली ही छत्तीसगढ़ में कोरोना का नया स्ट्रेन न फैला दें। बस्तर पुलिस का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में 10 नक्सलियों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि 20 से भी ज्यादा नक्सली कोरोना पीड़ित हैं। करीब 50 नक्सली कोरोना महामारी के डर से संगठन छोड़ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि बीमार नक्सली जंगल छोड़कर गांव में आम लोगों के साथ रह रहे हैं। इससे आंध्रा बॉर्डर से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों के गांव में कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने की आशंका है। इसे देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन गांव में चौकसी बढ़ा दी है। वहीं बॉर्डर के गांव में स्वास्थ्य विभाग कोरोना की जांच करा रही है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि सरकार को तत्काल बस्तर के स्वास्थ्य विभाग की टीम को बॉर्डर से लगे गाँव में भेजकर अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच करवानी चाहिए। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि सरकार ने बीमार नक्सलियों से अपील की है कि वे आत्मसमर्पण करें और कोरोना का इलाज कराएं।
व्यवस्था की जा रही है उसका पालन करना चाहिए। सीपी महोदय संगठन के कैडर से भी हम अपील करना चाहते हैं, ये कोरोना बीमारी से यदि राहत चाहिए वो हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करके जो बीमार कैडर्स का इलाज करा सकता है ताकि खुद की जान भी बच सकता है और क्षेत्र में निर्दोष जनता का भी जान को खतरा में न डाले। तो इस बात को गंभीरता से लेकर उस बॉर्डर के अंदर में हमको जो जांच हो सकती है वो जांच करना चाहिए और उस पर गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार को, और एक स्वास्थ्य विभाग के बड़े आमदे को उसमें लगाकर जो है कि ये क्या स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर में जो है आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना फैलेगा, इसका भी जो है चिंतन होना चाहिए और उस पर भी रिसर्च होना चाहिए। इनका बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर हम शुरू से हमारी पुलिस हमारे विभाग के लोग लगातार इसमें सक्रियता दिखा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कुछ लोग समर्पण भी कर रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो जो आत्मसमर्पण कर रहा है अगर वो कोरोना पीड़ित है तो उसके इलाज सरकार करा रही है। कोरोना पीड़ित बच्चों की देखभाल में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों के माध्यम से कोरोना पीड़ित बच्चों के आश्रय संरक्षण के संबंध में सही जानकारी और सुझाव लिया जा सकता है। साथ ही कोरोना के चलते पालकों और बच्चों में उत्पन्न मानसिक तनाव संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा। इस आपदा के कारण कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। कई माता पिता कोविड संक्रमण के कारण बच्चों की देखभाल में असमर्थ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने विशेष हेल्पलाइन नंबर 1800-572-3969 शुरू की है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी संपर्क किया जा सकता है। वहीं व्हाट्सएप नंबर 9301450180 पर भी मैसेज भेज सकते हैं। तो बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए प्रशासन ने कुछ नंबर जारी किए हैं, जिसमें वो नंबर भी है जिसे बच्चों के संबंधित अपराध को लेकर शिकायत की जा सकती है। विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर है। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी बात रखी जा सकती है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी शासन की ओर से जारी किया गया है। अंबिकापुर जिले के लखनपुर विकासखंड के सलका गांव में लोगों को तय मात्रा से कम राशन देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। उप सरपंच ने जब इसकी जांच की तब इसे सही पाया और कलेक्टर ने इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2 महीने का राशन देने के साथ ही अतिरिक्त राशन देने की घोषणा की थी, जिसके तहत जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। पर लखनपुर विकासखंड के सलका गांव के पीडीएस दुकान संचालक के द्वारा मनमानी तरीके से लोगों के राशन में कटौती की जा रही है। आइब्स 24 ने इस मामले को लेकर कलेक्टर से सवाल किया तो उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू के साथ अब कोरोना का डर भी नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर रहा है। शुक्रवार को कुआकोंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय 5 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसका उपचार अब पुलिस और जिला प्रशासन करवा रही है। पकड़े गए नक्सलियों पर कुआकोंडा थाने में वाहनों में आगजनी, सड़क खोदने, नक्सली बैनर पोस्टर लगाने, बड़े नक्सली नेताओं के निर्देश पर संगठन की मीटिंग कराने, प्रतिबंधित नक्सली विचारधारा का प्रचार प्रसार करने जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस भी लगातार परिजनों को समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और मुख्यधारा में लौटने से कम उपचार हो सकेगा, ये भी कह रही है। को देखते हुए जिले में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हो रही है। नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच में तकरीबन 13 उद्योगों ने स्टील कैप्टिव पावर प्लांट और इंडक्शन फर्नेस समेत दूसरे उद्योगों की स्थापना के लिए 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने के लिए राज्य सरकार से एमओयू किया था। औद्योगिक निवेश को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि उद्योगों की स्थापना से इंडस्ट्रियल बूम आएगा और तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
इतना ही नहीं, जिले की अर्थव्यवस्था में भी सुधार के संकेत थे। लेकिन कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन के बाद स्टील इंडस्ट्री की हालत पतली हो गई है। जानकारों का कहना है कि बड़े उद्योग तो किसी तरह इस स्थिति में सरवाइव कर लेंगे, लेकिन छोटी इंडस्ट्री ने नई यूनिट स्थापना की प्लानिंग अगले 1 साल तक के लिए टाल दी है। कोविड-19 की हुई है, जिससे व्यापक पैमाने पर जनजीवन पर प्रभाव के साथ साथ जो पड़ा है वो उद्योगों पर भी पड़ा है। और निश्चित तौर पर इससे लगता है कि जो परियोजनाएं आने वाली थी वो कहीं ना कहीं साल 2 साल 3 साल पीछे हो जाएंगी। लेबर्स की प्रॉब्लम चालू हो गई है। जिस तरीके से कोविड की जो स्थितियां बनी है वर्तमान में, कुछ बैंकों की फाइनेंस की दिक्कत आने लग गई है। सेकंड ये कि जब तक हम अप्रूवल्स नहीं मिल पाएंगे, अभी पब्लिक हियरिंग नहीं हो पा रही है, आगे ऊपर अप्रूवल नहीं हो रहा है, कुछ एनजीटी ने कुछ ब्लॉकेज करने के चांसेस दिख रहे हैं तमनार बेल्ट के अंतर्गत में। ये सब चीज़ को लग रहा है कि थोड़ी सी परेशानियां बढ़ने वाली है। आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार अक्ति है, यानी कि अक्षय तृतीया। आज के दिन बच्चे जहां मिट्टी से बने गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाते हैं, तो वहीं किसान खरीफ फसल की शुरुआत के लिए धरती माँ की पूजा अर्चना करते हैं और फिर जमीन के कुछ हिस्से की खुदाई करके उसमें बीज छिड़क कर खरीफ फसल की तैयारी की औपचारिक शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार गांव में प्रथम देव माने जाने वाले साहड़ा देव की पूजा कर उसके आसपास की भूमि को खोदकर बीज का छिड़काव कर खेती की शुरुआत करने की अनुमति ली जाती है। छत्तीसगढ़ के अभनपुर अंचल के किसानों ने भी आज धरती माँ और साहड़ा देव के समक्ष बरसों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। महासमुंद में लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया का पर्व फीका नजर आया। लॉकडाउन का असर इस पर्व में होने वाली शादी ब्याह के साथ साथ पौराणिक मान्यता गुड्डे गुड़ियों की शादी पर भी दिखा। वहीं सरायपाली में लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया का पर्व फीका नजर आया। लॉकडाउन का असर इस पर्व में होने वाली शादी ब्याह के साथ साथ पौराणिक मान्यता गुड्डा गुड़ियों की शादी पर भी दिखा। और इधर सरगुजा जिले में आज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन 300 से भी ज्यादा शादियां होने के कारण पूरा प्रशासनिक महकमा अलर्ट रहा। गांव से लेकर शहरों तक जहां मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, तो वहीं कई स्थानों पर नियम विरुद्ध आयोजन किए जाने को लेकर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। कलेक्टर संजीव झा, एसपी टीआर कोशिमा समेत सीईओ, एडिशनल एसपी, एसडीएम सभी सक्रिय नजर आए और उन्होंने घर घर जाकर लोगों को शादी आयोजन में कोविड-19 के पालन के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।